एडमिशन लेंगी। हाँ। फिर आगे फ्यूचर प्लान कुछ प्लान है? हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और मैं वहाँ से 12th पास करने के बाद नीट के लिए करूँगी और मेरा ख्वाहिश है कि मैं एम्स मेडिकल कॉलेज में जब ख्वाब बुलंद होते हैं ना तो इरादा और अज़्म मजबूत होता है तो कामयाबी मिलती है। आपने मन बना लिया कि मुझे अपने नाम के साथ अलीग लगाना है, तो देखिए अलीग लगने जा रहा है। हाँ। आगे डॉक्टर आखिर बन के क्या करना? नाजरीन आदाब, मुनकरों के यूट्यूब चैनल आपकी बात से मैं अरशद जमाल। जैसे जैसे वक्त तरक्की कर रहा है उस वक्त उसके हिसाब से ही लोगों को शिक्षा की अहमियत का एहसास होता जा रहा है। आज़ादी से पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने एक इदारे का क़याम किया था जिसका नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया था। आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 27,000 से लेकर 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। सैकड़ों डिपार्टमेंट वहाँ काम कर रहे हैं और सैकड़ों लोग वहाँ पढ़ाने वाले हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है। यूँ तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी क्लास में एडमिशन पाना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ख़ास तरीके से 11वीं क्लास में 10+2 की सबसे मुश्किल काम होता है उसमें एडमिशन पाना। और इतना ही नहीं है, वहाँ हर साल लगभग 50,000 के आसपास बच्चे 10+2 में दाखिला पाने के लिए अप्लाई करते हैं और उनके पास सीटें 1,000 हैं, जिसमें से 500 सीटें उनके इंटरनल 4 कॉलेजेस जो हैं उसकी हैं और जो 500 बच्चों के लिए ही 50,000 बच्चों में क्वालिफाई करना है। आज के इस प्रोग्राम के पीछे मकसद ये है, हम आज चाहते हैं कि आइए आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि हम अलीगढ़ की पुरानी यादों को आपके सामने पेश करते हैं। पहले आप अलीगढ़ के तराने को पुरानी यादगार तस्वीरों के साथ आप देखिए। दर्द के गोशे गोशे से धुएं हयात उभरती है। ये दर्द जुनू दीवानों का, ये बग में वफा परवानों की, ये शहर तरफ रुमानों का, ये फूलने बड़ी रत ने दिखाई है हमको उफता जहां परवाज जहां, आए है वफा के गीत जहां, तेरा है जुनू का साज जहां, गाए है वफा के गीत जहां, तेरा है जुनू का साज जहां। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में आँख बिछाई है, बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शामें बिछड़े यहाँ, हर शब है शबे चीरा जहाँ, है सारे जहाँ का सोच जहाँ, और सारे जहाँ का ताज यहाँ। रात का बोझा लेने को आवाज़ का आकाश यहाँ, आफत हमने ले ली है, बातिल की जगह बेखाश यहाँ। अब आप सुनिए कि मौजूदा हालात में यूनिवर्सिटी की कैसी सिचुएशन है और कितनी खूबसूरती है। तो अब जो मौजूदा तराना है वही तराना है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उस तराने को आप मौजूदा हालात में सुनिए। चमन का बुलबुल
17वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक और सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की ज़रूरत को देखते हुए 1875 में एक स्कूल शुरू किया था, जो आगे चलकर मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर जाना गया। दिसंबर 1920 में इसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया। आज देश के जाने माने केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर ख्याति प्राप्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU में 250 से ज़्यादा पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। यहाँ समूचे भारत की ही नहीं, विभिन्न देशों से भी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। AMU से शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ साथ दूसरे देशों में भी सत्ता की शीर्ष भूमिका तक पहुंचे हैं। देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। AMU से पढ़े हामिद अली अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां भी AMU से पढ़े हैं। AMU के पूर्व छात्रों में पूर्व क्रिकेटर लाला अमरनाथ, कैफी आजमी, राही मासूम रजा, गीतकार जावेद अख्तर, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, प्रोफेसर इरफान हबीब, उर्दू कवि असरारुल हक मिजाज, शकील बदायूनी, प्रोफेसर शहरियार, फिर उसके बाद अली सरदार जाफरी आदि बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं। और उसी में उन्हीं के ज़माने में कुर्रतुल ऐन हैदर भी उन्हीं के ज़माने में उनका नाम भी लिया जाता है। अगर मौजूदा हाल में देखा जाए तो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक पूर्व मंत्री आजम खान, पूर्व महाअधिवक्ता जफरयाब जिलानी, हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ZK फैजान भी यहीं के पढ़े हुए हैं। एक ज़माने में इसे भारत का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। ब्रिटिश राज के समय यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। जिसकी स्थापना 1857 के दौर के बाद भारतीय समाज की शिक्षा के क्षेत्र में पहली उपलब्धि मानी जाती है। 1967 में अजीज पाशा नामक व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यक संस्था मानने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में 1981 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने फिर से कानून में संशोधन किया और विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया। कई बार इसके नाम और दर्जे को बदलने की मांग भी उठती रही। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में AMU की अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले कानून को रद्द कर दिया और कहा कि अजीज पाशा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। संसद ने 1951 में एक संशोधन एक्ट पारित किया, जिसके बाद इस संस्था के दरवाजे गैर मुस्लिमों के लिए खोले गए। विश्वविद्यालय के कई कोर्स में सार्क और राष्ट्रमंडल देशों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं। AMU में औसतन हर साल लगभग 500 विदेशी छात्र एडमिशन लेते हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय कुल 67 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में 13 लाख से ज़ायद पुस्तकें एक साथ उपलब्ध हैं और बहुत सारे दुर्लभ नुस्खे भी वहाँ मौजूद हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के 22 दिसंबर को अपना शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअली शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिनी इंडिया बसता है। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया था। अलीगढ़ मुस्लिम शताब्दी समारोह में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। पिछले 50 साल में यह पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम को संबोधित किया हो। इससे पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने AMU के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास बनाने का मकसद ये था कि अलीगढ़ की अहमियत आपके सामने मैं पेश करना चाहता था। क्योंकि अलीगढ़ में जो अपने उनके पर्सनल कॉलेजेस हैं, उन बच्चों को 5% का मार्जिन मिलता है और जो बाहर से आए हुए बच्चे होते हैं तो उनका कंपटीशन और भी टफ हो जाता है। ऐसे हालात में सर इकबाल पब्लिक स्कूल के जिन 5 बच्चों ने इस बार 10+2 को क्वालिफाई किया है, उनके लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं चाहता हूं कि आपके सामने सर इकबाल पब्लिक स्कूल के फाउंडर की भी थोड़ी सी बात हो जाए। सर इकबाल पब्लिक स्कूल की बुनियाद 1938 में रखी गई। उस वक्त जो एग्जीक्यूटिव थे उनकी उसमें फैयाज अहमद साहब, जफर अहमद साहब, डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर फयाजुद्दीन साहब, डॉक्टर एजाजुद्दीन साहब, मास्टर अशफाक अहमद साहब, मंसूर अहमद साहब और शब्बीर एडवोकेट साहब की कमेटी थी। बाद में 3 किस्तों में कुछ नाम और भी उसमें इजाफा हुआ, कुछ लोगों का इंतकाल हुआ। तो बाद में इंजीनियर शहाबुद्दीन साहब आए, अलाउद्दीन ग्वालियर आए, उदैर अहमद मिराज साहब आए, जो इस वक्त जो है सेक्रेटरी हैं और स्कूल के मैनेजर हैं।
डॉक्टर उबैदुर्रहमान साहब, इशरत एडवोकेट साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब और अबू बकर मुनीब साहब का कमेटी में के नाम में इजाफा हुआ। इस वक्त जो जिन टीचरों ने काफ़ी मेहनत की उनमें ख़ास तरीके से बताना ये है कि रक्षी एजाज, शाहीना बेगम और शाहीना परवीन और सुंबुल परवीन, रिजवाना जबी, ज़या एरम और फजीलत परवीन के अलावा समीना खातून वगैरह ने भी इन बच्चों में काफ़ी मेहनत की थी। तो अब आइए इन बच्चों से ही पूछते हैं। और बच्चों से पूछने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, सर इकबाल के क़याम के बाद काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन सर इकबाल पब्लिक स्कूल ऐसा इदारा है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मुस्लिम शख्सियात तशरीफ़ ले आई हैं, जैसे पूर्व DGP मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के सेक्रेटरी वज़ीर अहमद अंसारी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो साबिक IG थे और इस वक्त नेता विरोधी दल विधान परिषद में अहमद हसन साहब वो भी आ चुके हैं, दारुल मुसन्निफ़ीन के मौलाना अब्दुल रहमान साहब आ चुके हैं, उर्दू तालीमी कौंसिल के डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी साहब आ चुके हैं, AMU के वाइस चांसलर सैयद हामिद साहब आ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ आ चुकी हैं, गफरियाब जिलानी साहब बड़ा नाम वो आ चुके हैं, फिदाउद्दीन फैज़ी साहब का की ज़िंदगी में ही एक प्रोग्राम हुआ था जो बड़ा यादगार प्रोग्राम रहा। साबिक MP सालिम अंसारी साहब ने भी उसमें मदद किया है, मौलाना हबीब नुमानी साहब भी कई मरतबा उनके वहाँ के प्रोग्रामों में शामिल हुए। आइए बच्चों से बात करते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में आप जैसा कि देख रहे थे, हालांकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत ये मुख्तसर तारुफ है। अभी पिछले हफ्ते देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूरा देश बसता है, पूरा इंडिया बसता है। हम आज इस वक्त मौजूद हैं सर इकबाल पब्लिक स्कूल में, जिसकी बुनियाद 1983 में रखी गई थी और आजकल जो इसकी निगरानी कर रहे हैं वज़ीर गृहस्थ साहब देख रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस साल AMU के एडमिशन में 10+2 के दाखिले में 8 बच्चों ने यहाँ से टेस्ट दिया था, जिसमें से 5 बच्चियों ने कामयाबी हासिल की थी। ये एक बड़ी बात है। हालांकि स्कॉलर फाउंडेशन के ज़रिए भी कोचिंग का काम किया जा रहा है, मगर पहली मरतबा सर इकबाल पब्लिक स्कूल ने ये काम शुरू किया था। हम सर इकबाल पब्लिक स्कूल के इतिहास के बारे में भी और इसकी तारीख़ और इसके क़याम के बारे में भी बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप आइए, जिन 8 बच्चियों ने टेस्ट दिया था, जिनमें से 5 बच्चों ने जो कामयाबी हासिल की, उनमें से 2 बच्चियाँ आज यहाँ अवेलेबल हैं। तो आइए हम थोड़ी इनसे बात करते हैं कि इनकी हौसला अफजाई करते हैं कि इन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की और कैसे इन्होंने पढ़ाई हासिल की। तो बेटा आपका नाम क्या है? तज़ीन इब्राहिम। तज़ीन इब्राहिम, कहाँ घर है आपका? मोमिनपुरा मिर्ज़ादिपुरा में। अच्छा, अब्बू क्या करते हैं? अब्बू हमारे रंगी होती है। अच्छा, यानी वीविंग से मुताल्लिक ही काम? हाँ, वीविंग के मुतालिक काम है हमारे। घर में लूम भी है? नहीं। अच्छा, तो आपका यहाँ एडमिशन कब हुआ है सर इकबाल पब्लिक स्कूल? नर्सरी से। अच्छा, आप नर्सरी से यहाँ पढ़ रही हैं? हाँ। तो कैसे ख्याल आया, बचपन से ही ख्याल था आपके दिल में कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना? हाँ, मेरे बचपन से शौक़ था कि मैं अलीगढ़ में पढूं, क्योंकि मुझे अलीगढ़ बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं भी एक दिन अली बनूं। मतलब ख्वाबों की यूनिवर्सिटी है? हाँ, ख्वाबों की यूनिवर्सिटी है। अली लगना आपको बहुत प्यारा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सबके नामों में लगा होता है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ड्रीम आपका था जो पूरा हुआ। हाँ, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे नाम में भी अली लगे। अरे वाह, तो लग गया, समझ लो। हाँ। तो अब क्या इरादा है? आप जाएंगी वहाँ 11th में एडमिशन लेंगी? हाँ। फिर आगे फ्यूचर प्लान, कुछ प्लान है? हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और मैं वहाँ से 12th पास करने के बाद नीट के लिए करूँगी और मेरा ख्वाहिश है कि मैं एम्स मेडिकल कॉलेज में जब ख्वाब बुलंद होते हैं ना तो इरादा और अज़्म मजबूत होता है तो कामयाबी मिलती है। आपने मन बना लिया कि मुझे अपने नाम के साथ अली लगाना है, तो देखिए अली लगने जा रहा है। हाँ। आगे डॉक्टर आखिर बन के क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करेंगी? जी, मेरा यही ख्वाब है कि मैं देखती हूँ कि सारे डॉक्टर्स होते हैं, मुझे देख के, मैं हॉस्पिटल में कभी जाती हूँ तो मुझे डॉक्टर को देख के इतना अच्छा लगता है कि वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। और कुरान में भी जिक्र है कि अगर एक इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना है। अरे वाह, आप तो स्मार्ट हो यार। आपका क्या नाम है बेटा? अदीला तबस्सुम। अदीला, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं डुमनपुरा वेस्ट की हूँ। डुमनपुरा वेस्ट की? यस सर। अब हमको ये बताइए कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली तो जाहिर सी बात है कि आपको बेहद खुशी होगी। यस सर, बहुत खुशी हो रही है। तज़ीन की तरह से आपका भी ख्वाब था कि मेरे नाम के साथ भी अली लगे? यस सर, बचपन से एक मेरी ख्वाहिश थी। या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शौक था या अलीगढ़ में ही शौक था पढ़ने का? अलीगढ़ में ही शौक था। अच्छा, आखिर क्यों? सर क्योंकि मेरी कज़िन वगैरह सब पढ़ती थी तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी।
मतलब बचपन से ही कि मैं हाँ, हाँ। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ूँ। अजीला, ये बताओ कि ये तो एक मुश्किल काम होता है कि किसी भी बड़े कंपटीशन को कामयाब करना, कामयाबी हासिल करना एक बड़ा काम होता है। तो इसमें कैसे आपकी कोचिंग कहीं हुई, हाँ। कहीं आपने पढ़ाई करी, जी। या स्कूल में ही आपकी सारी तरबियत का निज़ाम बना, कैसा सिस्टम रहा, क्या रहा? बचपन से मैंने यही तालीम हासिल की, लेकिन हम जब क्लास 9 में आए तो हमारा अलीगढ़ की तैयारी के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ, हमारे अलग क्लास बने और हमारी पूरी तैयारी हुई। हमारे हर महीने टेस्ट होते थे और हमें फिर उसके टेस्ट के बाद जो हमारे क्वेश्चन गलत होते, डाउट क्लासेस होती थी, पूरे हमारे टीचर हमारी गाइडलाइंस देते थे पूरी, और हमें जितने क्वेश्चंस नहीं आते थे वो समझाते थे। और जब हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते थे तो हमारे मैनेजर उज़ैर सर वो हमें आके मोटिवेट करते थे, और हमारे टीचर रक्षी मैम, शाइना परवीन मैम, शाइना बेगम मैम, इनका हमारे कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है। और शाहिना मैम या रक्षी मैम कौन है? आप हैं रक्षी मैम। आइए आपके साथ आपकी टीचर से ही बात करते हैं। ये बच्चे खास तरीके से आपको इसका क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने इसका खास मेहनत की, आपके यहाँ के मैनेजर हैं उज़ैर साहब। तो आपने आखिर क्या तरीका अपनाया? ये तो पहला मेरे ख्याल से पहला मौका है कि आपके वहाँ से 8 बच्चों ने टेस्ट दिया और उसमें से 5 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। तो ये तो एक बहुत बड़ा इनकलाब मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला होना कोई आसान तो है नहीं। जी सर, ये तो बच्चों का बड़प्पन है कि वो अपने उस्ताद को अपनी कामयाबी में हिस्सेदार बना रहे हैं। वैसे हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है और इनकी बेहतरी के लिए ये जो अलीगढ़ का प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, वहाँ के सिलेक्शन के लिए किस तरह प्रिपरेशन कराई जाए, तो यहाँ से सबसे पहले मोटिवेशन हम लोग को स्कॉलर पब्लिक स्कूल से मिला था। वहाँ पर ये क्लासेस चलती थी तो हमारे मैनेजर सर को भी इस चीज़ का शौक़ था कि हमारे वही तो चलाते हैं मैनेजर। हाँ, तो हमारे वहाँ भी उनको था कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस फील्ड में आगे आए, हिंदी मीडियम की जो लड़कियाँ हैं हमारे वहाँ, तो उन्होंने हम लोग से बात किया कि इस बारे में कि क्लासेस वो ख्वाहिशमंद हैं यहाँ पे भी चलाने के लिए। तो हम लोग बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार हैं मेहनत करने के लिए, और इस तरह से ये क्लासेस स्टार्ट हो गई। और स्टार्टिंग में पहले 8th क्लास की जो बच्चियाँ थी उनका सिलेक्शन किया गया, उनसे उनका पूरा बैठ के काउंसलिंग किया गया कि कौन कौन से बच्चे किस में इंटरेस्टेड हैं, कौन अलीगढ़। जैसे आपने ये पता किया होगा ना कौन बाहर जाके पढ़ना चाहता है? सर बिल्कुल, काउंसलिंग में यही कौन एमयू जाना चाहता है, कौन बीएचयू जाना चाहता है, कौन जामिया जाना चाहता है, और इस तरह से फिर उनके एंट्रेंस टेस्ट हुए, उनको समझाया गया, और फिर 2 बार बल्कि इंट्रेंस 3 बार में उनका सिलेक्शन हुआ। तब उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था। हमारे 9th क्लास के 2 सेक्शन थे जिसमें एक +2 के लिए था। जो 9th B सेक्शन बना था वो उसमें +2 की प्रिपरेशन कराई जाती थी, और इनका पढ़ाई का निज़ाम क्लास A से जो काफ़ी डिफरेंट था। इनके हर महीने 1 या 2 टेस्ट होते थे। 9th क्लास में मोस्टली 2 टेस्ट होते थे। उसके बाद इनकी डाउट क्लास होती थी। उन क्वेश्चन के लिए इनको उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन जाते हैं ये सारे समझाए जाते थे, और इसके लिए बच्चों को भी काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था और टीचरों को भी उसके लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ता था। और क्लासेस के अलावा भी आप इनका समय लेते थे अलग से? सर क्लासेस के अलावा लास्ट पे इनकी उस टाइम तो क्लासेस के साथ ही चलते थे, और ऐसे फ़ोन कांटेक्ट पे और व्हाट्सएप पे जो भी इनकी प्रॉब्लम रहती थी वो सॉल्व की जाती थी, और स्कूल टाइमिंग में ही ज़्यादा फोकस उस पर +2 का करके क्लास चलती थी। लेकिन 10th क्लास जब एंड हुआ, हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इनकी 40 डेज़ की क्लास स्टार्ट की गई थी, जिसमें इनको एमयू के लिए और बीएचयू के लिए, जामिया के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन, पर डे इनका टेस्ट था, डेली की इनकी क्लासेस थी, 6 से 7 घंटे की क्लासेस स्टार्ट की गई थी, जो कि चली भी हमारी करीब ये 16 मार्च तक या 17 मार्च तक की क्लासेस चली थी। लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई इनकी व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस तरह से टेस्ट इनके वहाँ लिए जाते थे, और मार्च लास्ट तक ये क्लासेस चली थी। लेकिन फिर ये लॉकडाउन बढ़ता गया और फिर बीच में क्लासेस रुक गई, स्कूल बंद। कितने बच्चों को आपने टारगेट किया था कि इनको हमें भेजना है बाहर पढ़ने के लिए? फिर उसमें 8 बच्चे सिलेक्ट हुए आपके जाने के? सर टोटल टारगेट 18 बच्चे रह गए। 20 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर लास्ट में 18 बच्चे थे जिनको इसके लिए टारगेट किया गया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन सभी बच्चों ने बैक स्टेप ले लिया। उसमें से सिर्फ 6 बच्चों ने दिया एंट्रेंस, और जिसमें से 3 क्वालिफाई किए। आप बेटा बताइए कि अभी आप का तो आपको बहुत बड़ी एक कामयाबी मिल गई, तो इस कामयाबी को जैसे वहाँ आप जाके आप क्या बनना चाहती हैं? आपका क्या इरादा है? सर मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मुझे UPSC क्रैक करना है। IPS IAS नहीं सर, पुलिस में जाना है? यस सर। वाह, वेरी गुड, बहुत सही। सर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मतलब कि गरीब लोगों को मतलब हाँ। कि उनको सहायता प्रदान करना चाहती हूँ।
मतलब कि आजकल के ज़माने में मतलब कि कोई मतलब कि उन पर कोई ध्यान नहीं देता, तो मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपने तो अपना अज़्म बता ही दिया है। आइए हम वज़ीर साहब से बात करते हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं। वज़ीर साहब, आपसे पहला सवाल, मैं इस बारे में तो इतनी बड़ी कामयाबी पर आपको मुबारकबाद तो दूंगा ही, लेकिन ये कि उससे पहले मेरा आपसे एक दूसरा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आपकी 2 ब्रांचेस हैं आपके स्कूल की, आखिर दोनों गर्ल्स शुरू में जिस वक्त मैंने यहाँ से मैनेजरशिप की जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो मुझे ये लगा कि बच्चियाँ तो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन इनके साथ को एजुकेशन होने की वजह से जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से खासा डिस्टर्बेंस रहता है। उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। मजबूर होकर को एजुकेशन, पहले यहाँ को एड हुआ करती थी, 8 तक की क्लासेस बच्चे और बच्चियों के साथ चलती थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें उसको ख़त्म करना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम से घबराना तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। प्रॉब्लम से या ये लगा कि समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ख़वातीन की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है? ख़वातीन की तालीम ज़्यादा ज़रूरी थी, उस मुश्किलात से भी जूझा जा सकता था, लेकिन उसमें सालों लग जाते और इन कई सालों में मैं ये देख रहा था कि हमारी बच्चियाँ जिनके अंदर बहुत टैलेंट्स है, बहुत सारे टैलेंट्स बर्बाद हो जाते। तो इसलिए हमने तो फिर ये बताइए कि तो दूसरी ब्रांच जो आपने काम की, फिर वो भी लड़कियों की? नहीं, वो तो सब 5th क्लास तक है और 5th क्लास तक बच्चे बच्चियाँ दोनों हैं। उसमें को एजुकेशन है? हाँ, को एजुकेशन का आगे उसका क्या प्लान है 5th तक है। वो तो चूँकि बिल्डिंग छोटी है, कमरे वहाँ बहुत कम हैं और मज़ीद बनाने की वहाँ गुंजाइश भी नहीं है, इसलिए वो 5th ही तक चलेगा। वहाँ से जो बच्चियाँ होती हैं वो फिर बिल्डिंग नंबर 1 में यानी यहाँ पे आ जाती हैं, वो जो हाई। पहली मरतबा आपने बच्चों की कोचिंग का निज़ाम शुरू किया, पहले स्कॉलर फाउंडेशन की तरफ से, हालांकि आप ही देखते थे, वहाँ भी आपका एक बड़ा रोल था उसमें वैद साहब के साथ। तो यहाँ आपने अपने स्कूल में शुरू किया, जहाँ का निज़ाम पूरे तरीके से आप देखते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक स्कॉलर फाउंडेशन में एक तैयारी आप कराते थे और उसी तैयारी को आपने अपने वहाँ शुरू किया, इसको कैसे देखते हैं? अब मैंने महसूस किया कि हमारे वहाँ जो बच्चियाँ हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का तो ज़रूर फ़र्क है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी बच्चियाँ किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पीछे नहीं थीं। तो इसको लेकर के मैंने वैस भाई से कंसल्ट किया, बल्कि वैस भाई ने खुद मुझे मोटिवेट किया। 1-2 मरतबा हमारी क्लास में आए, उनका मोटिवेशनल स्पीच वगैरह हुई, तो बहुत इम्प्रेस हुए वहाँ से। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी बच्चियों को भी +2 के लिए तैयार करिए। लेकिन हमारे वहाँ मसला सबसे बड़ा ये था कि जिन फैमिलीज़ से हमारे स्कूल में बच्चियाँ आती हैं वो लोअर मिडिल क्लास आप समझ लीजिए, जिसमें बहुत कम लोग इस बात पे राज़ी होते हैं कि बच्चियों को बाहर भेजा जाए मऊ से। ज़्यादातर लोग इस नज़रिए के हैं कि इसी मऊ में जितना पढ़ लें उसके बाद शादी कर जाए और एक एज अ हाउस वाइफ वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारें। तो इसके लिए भी हमने बहुत सारे काम किए। इनकी मदर गार्जियंस को बुला करके हमने 3, 4, 5 मीटिंग की। पहली मीटिंग जो मैंने की तो उसमें शायद 2 या 3 मदर गार्जियंस ऐसी रही होंगी जो ये चाहती थी कि मेरी बच्ची बाहर जाए। ये आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले की बात है। उनको धीरे धीरे मोटिवेट किया गया। इनकी सारी कोचिंग कह लें या उनकी तरबियत का निज़ाम सब यहीं हुआ है या कहीं और दूसरे स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कहीं उन्होंने? नहीं, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये नहीं गई हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि लॉकडाउन होने की वजह से 20 या 25 दिन वो कहीं दूसरी कोचिंग में ज़रूर गई होंगी, लेकिन असल मेहनत और जो बेस तैयार करने का काम है वो सर इकबाल पब्लिक स्कूल ने किया, हमारी इन टीचर्स ने किया सारे। चूँकि वहाँ का पैटर्न और यूपी बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये सभी बच्चे जो हैं वो आम तरीके से बुनकर फैमिलीज़ के हैं। जैसे 3 बच्चे तो पता चला कि एक ही फैमिली के हैं। तो एक समस्या आपके सामने तो ज़रूर आई होगी, क्योंकि आपको यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर या के गरीब तबके के हैं या मुतवस्सित तबके के हैं, 2 ही तबकात हैं। तो इनके सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो चाहते तो होंगे पढ़ना, मगर उनके घरेलू हालात इजाज़त नहीं देते होंगे। तो उसके लिए क्या निज़ाम है? पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं काम कर रहा है। यहाँ भी बिल्कुल ओपन सारे बच्चों को ये बताया गया है। और उन गार्जियंस से भी जब हम बात करते हैं तो उसमें कई एक ऐसे गार्जियन भी ज़रूर निकले जिन्होंने कहा कि हमारी इतनी बिसात नहीं है, इतनी वसअत नहीं है कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें। तो उसके लिए स्कॉलर फाउंडेशन के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और 100% जिन बच्ची ने अलीगढ़ BHU या आपके जामे मिल्लिया क्वालिफाई कर लिया, पैसा उनके लिए मसला कभी नहीं बनेगा। और आज भी मैं आपके माध्यम से इस बात की गारंटी देता हूं कि जो भी जिनके पास माली मसाइल जिनके वहाँ दरपेश हों और उनके बच्चे या बच्चियां अगर AMU में या BHU में या अलीगढ़ में एडमिशन पा जाते हैं तो उसकी कतई फिक्र न करें।
एक चीज़ और कि जैसे एक समस्या यहाँ ये भी आ रही है कि बहुत सारे वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि पढ़ाना, ये तो अभी आपने एक बड़ी बात कह दी कि स्कॉलर फाउंडेशन जो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए नज़्म करेगी, नहीं लेकिन कोचिंग के लिए क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ जो आज का जो मयार है तालीम का और मऊ में जो इदारे हैं तो मौजूदा उसको जो मयार को पूरा नहीं कर पाते, तो इसके लिए लगता है कि कोचिंग की सख्त ज़रूरत है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बड़ी ज़रूरत है। तो अच्छा यहाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं उस तरह का, तो बाहर जाकर जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं मगर उनके पास हालात नहीं है कि वो इजाज़त नहीं देते कि इंटरमीडिएट के बाद उनको कोचिंग लेनी है तो लाखों में फ़ीस है, 1 लाख से कम फीस तो शायद ही है 2 साल अगर कोई कोर्स करता हो तो इसके लिए क्या कोई ट्रस्ट या कोई संस्था बनाने की ज़रूरत है या कैसे क्या सकते हैं? आपके इस एक सवाल में कई सवालात छुपे हुए हैं। अभी जैसे मैंने जब ये कहा कि जो बच्चियां अलीगढ़ BHU या जामे मिल्लिया क्वालिफाई कर लेती हैं उनके लिए स्कॉलर फाउंडेशन के दरवाजे खुले हुए हैं। आपने उस पर अपना जो कमेंट दिया उस पर ये दिया कि जो गार्जियंस अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। मैंने कहा जो बच्चे इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए, क्वालिफाई कर लेने का सीधा मतलब ये है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर सलाहियत है। बहुत से गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके बच्चे के अंदर सलाहियत ही नहीं है। तो हम कोचिंग के लिए भी बच्चों की मदद करते हैं, लेकिन हमारा एक अपना मयार है, किनको दिया जाए ये हम बखूबी जानते हैं। उन बच्चों का हम रिज़ल्ट देखते हैं, उनका एक टेस्ट के ज़रिए मालूम मुख्तलिफ़ ज़राए से हम मालूम कर लेते हैं। जब हमको 101% यकीन हो जाता है कि यकीनन अगर इस बच्चे की मदद कर दी जाए तो ये कामयाब हो जाएगा, वैसे ही बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं। वरना इस तरह के लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, हमारा बजट बहुत ही छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं, तो इस पर फंड रेस करने की बात क्यों नहीं आती? जैसे आखिर एक ज़कात फाउंडेशन चल रहा है वहाँ दिल्ली में, आप देख रहे हैं उससे बहुत सारे बच्चे IAS जैसी बड़ी कोचिंग ले रहे हैं, IAS वजह से एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ आप शहर के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो आखिर इस तरह का कोई एक बड़ा फ़ंड क्यों नहीं रेस करते कि ये समस्या ख़त्म हो कि हमारे पास छोटा फ़ंड है, कोचिंग का एक बड़े पैमाने पर निज़ाम हो, या 150 बच्चे यहाँ से जाएँ हर साल 10-20-50 लाख रुपए दे के उनकी कोचिंग कराई जाए। देखिए, हम लोगों की टीम बहुत बड़ी नहीं है, हम लोग काम करते हैं और हम लोग इतनी, आप यूँ कह लीजिए कि जसारत नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हमारी जितनी भी साथ है हम उसी में काम करेंगे और हम अपने उस छोटे से काम से मुतमईन हैं। और जैसे आज आप ये सवाल कर रहे हैं, इस उम्मीद से हम लोगों ने शुरू किया था कि शायद इससे और लोगों को तरगीब मिल जाए। लेकिन सोशल वर्क, आप लोग बहुत बड़ा सोशल वर्क कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो ऐसा एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, जैसे ज़कात फाउंडेशन का आपने नाम लिया। लेकिन उतने बड़े फाउंडेशन के लिए हमारे हाथ अभी उतने लंबे नहीं हैं या नहीं, ये तो सोचना है। हाँ। इरादे की कमज़ोरी तो बच्चों को कमज़ोर करती है, तो हमारे अंदर भी इरादा कमज़ोर हो तो हम भी कमज़ोर माने जाएंगे। अभी जो है हम बदैर साहब से बात कर रहे थे, अभी 3 बच्चियाँ और आ गई हैं जो यहाँ से, जिन 5 बच्चियों ने क्वालिफाई किया, सर इकबाल की 5 बच्चियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10+2 में एडमिशन के लिए कामयाबी हासिल की है। तो अभी 2 बच्चियों से हम बात कर रहे थे, अभी 3 बच्चियाँ और आ गई। तीनों, आप लोग तीनों एक ही परिवार की हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान नौशीन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदीबा इरफान है। मेरा नाम निमशा परवीन है। रिमशा। अब्बू क्या नाम है आपका? अब्दुल हन्नान। तो ये बताइए कि आपके घर में क्या कारोबार होता है? विविंग। है सब? आप लोग चला जानती हो रूम चलाना? नहीं। कुछ उससे मुताल्लिक कुछ काम सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, वही कुछ नरी वगैरह। हाँ ठीक है, बताओ। बस वही नरी भरते हैं थे। नरी भरती। आप क्या करते हो उससे मुताल्लिक काम? सिर्फ स्टडी। घर का कोई काम नहीं? नहीं। आप? वही सब। तो आपको लगता नहीं कि घर का जो काम है उसे भी सीखने की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूर सीखेंगे, बट स्टडी में जब टाइम मिलेगा तो उसको भी सीखेंगे। आप एक साथ उर्दू सीख रही हैं, अरबी सीख रही होंगी, अरबी पढ़ाई होगा, अंग्रेज़ी भी सीख रही हैं, हिंदी भी सीख रही हैं, 4 ज़ुबानें एक साथ सीख सकती हैं, तो आखिर स्टडी 2 तरह की क्यों नहीं हो सकती? यानी किताबों से मुतल्लिक आपकी पढ़ाई और जो आपके घर में जो काम है उससे मुतल्लिक भी उसको सीखने का काम। हाँ, करते हैं हम। आप करती हैं, आप क्यों नहीं कर सकती? करते कभी हैं, सोचा नहीं? करते हैं, बस थोड़ा मोड़ा। हुनर बेटा ऐसा है ना कि हुनर कोई कमज़ोर नहीं होता है और जो भी हुनर है उसे सीखना चाहिए। क्यों आखिर अलीगढ़ जाना चाहती थी? आगे पढ़ाई के लिए या फिर वहाँ जाकर हम लोग को अच्छा सब कुछ मिलेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा।
तो इधर टीचर से भी बात होगी और मैनेजर साहब से भी बात होगी। अभी इस सिलसिले में हम कई लोगों से और बात करेंगे। वैस तरफदार साहब से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। उनके स्कूल से भी 4 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। अभी पूरा डेटा तो नहीं मिल पाया है कि पूरे मऊ से कितने बच्चों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन 5 सर इकबाल पब्लिक स्कूल से और 4 स्कॉलर पब्लिक स्कूल से ये पता चला है, लेकिन बाकी बातें अभी पता नहीं चली हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल की बच्चियां इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। पहली बार ये प्रिपरेशन हम लोग करवाए हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ी थी, लेकिन बस एक जोश था बच्चियों का शौक़ देख करके कि किस तरह से मेहनत करके उन लोग को कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचाया जाए। तो और ये जोश बढ़ जाना चाहिए। उसके लिए बहुत खुश हैं यहाँ, और जोश भी बढ़ा हुआ है। बहुत खुशी इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, पहली मर्तबा इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, जिससे हौसला तो बहुत बढ़ा होगा। बहुत बड़ा है हौसला। आगे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि अब अगली मर्तबा और भी ज़्यादा बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वालिफाई करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे बच्चे, और हम लोग मेहनत भी करेंगे। अगर ऐसा मौका फिर से हमें मिला तो और ज़्यादा मेहनत की जाएगी इसके लिए। कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए यही पैगाम देना है कि जो मेहनत करते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। चाहे वो आज जो हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में जो मेहनत किए थे वही काम आ रही है। जैसे पढ़ा था हमने, हमारे टीचर जैसे हमको पढ़ाए थे वैसे हमने इन्हें टीच किया। वही स्टाइल, वही अंदाज़ अपनाया पढ़ाने के लिए, वही सब कुछ बताया, और बताया भी कि जो है बदला भी होगा। पुराने 30 साल पहले, 15 साल पहले आपने पढ़ा नहीं, ये पैटर्न बदल गया था, लेकिन जो ओल्ड इज़ गोल्ड, ये ओल्ड इज़ गोल्ड है। वो कभी ये चीज़ रद्द नहीं हो सकती। उनका मैटर बहुत अच्छा था, हम लोग वैसे नहीं हो सकते जो हमारे उस्ताद हैं। 1983 में स्कूल कायम हुआ। थोड़ा सा आगे आइए। 1983 में स्कूल कायम हुआ। आप 1990 से शायद से पढ़ा रही हैं, यानी लगभग 30 साल हो गए। जी, हमको 30 साल हो गए माशाल्लाह। तो ये तो आपको मैं यहाँ से खास लगाव होगा आपको। जी, बहुत मोहब्बत है, और अभी भी हम यहीं पे हैं। इंशाल्लाह जब तक मेरी ताकत रहेगी 5 बच्चे हम यहाँ पहली कोशिश रहेंगे। में कामयाब हुए माशाल्लाह। तो आपको कैसा फील? बहुत अच्छा। मैं दुआ भी देती रहती हूँ इन लोगों को कि आप लोग कदम आगे बढ़ाएं और मंजिलें बहुत मिलेंगी। तो एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये पूरे अक्कासी कर दी है, पूरी अक्कासी कर दी है सर इकबाल की एक टीचर ने कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी आपका अज़्म जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचाना है। शायद आप और कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, जिन बच्चों ने MU क्वालिफाई किया है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि बेटा ये आप लोग की ये शुरुआत है तरक्कियों की, और अभी इस पे बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। सबसे पहले तो आप हॉस्टल में जाएंगे और नई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मीडियम चेंज होगा, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। आपके जो भी टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं, आप उनसे लगातार कांटेक्ट में रहिएगा। और शुरू के 3-4 महीने जो आपके लिए, जो कि काफ़ी नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए टफ होंगे, तो आप उसके लिए सबके साथ शेयरिंग करिएगा, और धीरे धीरे इंशाल्लाह आप इस तरक्की में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हम लोग की जब भी आपको ज़रूरत होगी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आपके पास हमारे फ़ोन नंबर हैं, आपके स्कूल के कांटेक्ट हैं, आप कभी भी हम किसी भी वक्त हम लोग की हेल्प ले सकती हैं, शेयरिंग कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से आप देख रहे थे कि हमने बच्चों से भी बात की और उनके टीचर्स से भी बात की, और स्कूल के मैनेजर वज़ैर साहब से भी हम लोगों ने गुफ्तगू की। इस उन्वान से हट के और भी दूसरे उन्वानात पे भी हम लोगों ने बात की है। तो आज अपने अभी कुछ इसमें और भी चीज़ें ऐड होनी हैं, लेकिन आज यहाँ हम सर इकबाल से अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मैं अरशद जमाल आपकी बात की।